हेलो स्टूडेंट, सीटेट 2011 के फर्स्ट पेपर को हम डिस्कस करेंगे। पहला है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राथमिक स्तर में शिक्षक को छात्रों को पढ़ाने में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि एक शिक्षक कभी भी अपने छात्र का हित नहीं कर सकता। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो जीन प्याजे ने जो 4 विकास की अवस्थाएं बताई हैं, उनमें से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो ये थर्ड सही। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका थर्ड सही है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मतलब मन में आप किसी कार्य की रूपरेखा बना लें। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका चौथा सही है कि हमें छात्रों की क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का अर्थ होता है क्रिएटिविटी, जब छात्र के विचारों में मौलिकता या नवीनता आती है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका पहला सही है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक मानसिक रूप से इतना परिपक्व होने लगता है कि वह अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, विभिन्न शिक्षण प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका चौथा सही है कि जब हम वास्तविक दुनिया के उदाहरण देकर छात्रों को समझाते हैं तो छात्रों को अधिक अच्छे से समझ में आता है। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है, अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है और शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका चौथा
सही है कि जरूरी नहीं कि छात्र जो है वो केवल विद्यालय में ही सीखे, वो हर जगह सीख सकता है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इसका सेकंड सही है। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। श्रव्य सीढ़ी में कि उनको सुन के तो वो सीख सकते हैं, उनको बल देखने में दिक्कत आ रही है तो। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन या सराहना की आवश्यकता। तो इसमें सेकंड सही है, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास जब बालक नए ज्ञान को प्राप्त करता है, कोई चीज सीखता है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, विद्यालय व कक्षा पर्यावरण को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो सेकंड ऑप्शन सही है कि जब छात्र अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब वो पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो इसका चौथा सही है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय जाता है पावलोव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को, पियाजे को। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, इसमें कैसे कैसे बालक धीरे धीरे उसकी समझ विकसित होती है। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है और विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इसका थर्ड सही है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती होगी, तभी वह ज्यादा से ज्यादा बात करती है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। इसका तीसरा सही है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए ज्ञान को नए अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग बनाती है। शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। तो इसका थर्ड सही है कि अभिप्रेरणा छात्रों की रुचि का विकास करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाए जाने वाले विषय। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं आता है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर।
विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। इसका सेकंड सही है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर एक नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिव्यक्ति नियम, सीखने का तत्परता का नियम, सीखने का सादृश्यता का नियम। तो चौथा सही है। सादृश्यता होता है जब प्राचीन समय में या पुराने ज्ञान में जो उसके अनुभव है उसको वो नए ज्ञान सीखने में प्रयोग करता है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा और संज्ञानात्मक विचार। तो इसका पहला सही है, दूसरों के साथ झगड़ा करना प्रतिभाशाली बालक की पहचान नहीं है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रयोग करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों द्वारा, विशेष विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा, अन्य समान बच्चों के साथ। समावेशी शिक्षा यही बताती है कि विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समान विद्यालय में ही शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि उनमें हीन भावना ना आए। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास, पठन विकास, व्यवहार संबंधी विकास, मानसिक विकास। तो डिसलेक्सिया पठन विकास से संबंधित है, जिसमें बच्चे अक्षरों को नहीं पहचान पाते। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ और नकारात्मक। तो हमेशा माता पिता को अपने बच्चे के विकास में सबसे आगे रहना चाहिए। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसका पहला सही है कि बालक के गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत उसका विकास होता रहता है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। तो सीखने का अंतर सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया है। इसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें सारी परिस्थितियों को देखकर फिर मन मस्तिष्क में एक सूझ आती है, एक उसका समाधान आता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ अवस्था, पूर्व बालावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। तो ये तो क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा है कि पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। तो इस तरह हमने सीटेट के 2011 के पेपर को डिस्कस किया। ऐसे ही हम जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोगों से मेरी कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू।